Today we talk about transition state theory. Transition state theory का दूसरा नाम हमारे पास है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स theory. Was developed by Henry Eyring. Henry Eyring ने 1935 में इसको प्रपोज किया था. This theory is also called absolute rate theory. इसको absolute rate theory इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास हेल्प करती है absolute value of rate constant मालूम करने के लिए. यानी किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट एब्सोल्यूट मालूम करती है, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट रेट थ्योरी भी मालूम कहते हैं. The transition state theory assume that simply a collision between reactant molecule. ये सिंपली हमें रिएक्टेंट के मालिक्यूल्स के मुतल्लिक बताएगी, यानी कि द रिएक्टेंट मालिक्यूल फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स विच डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट. यानी कि हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट होंगे, दो रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो वो एक ख़ास एनर्जी प्रोड्यूस करके वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पे चले जाएगा और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से बाद में डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट दे देगा. जैसा कि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं बी और सी पहले ही ऑलरेडी बॉन्डेड है. ए रिएक्टेंट इनके साथ आके टकराएगा और ये फिर एक एक्टिवेशन स्टेट में चले जाएंगे. एक्टिवेशन स्टेट में जाएंगे जहाँ पे ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे. ये डबल डैगर शो कर रहा है इसके ऊपर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स को, और फिर ये डिकम्पोज होंगे और एक प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे. यानी कि ए और बी फिर आपस में बॉन्ड बना लेंगे और सी सेपरेट हो जाएगा. इस थ्योरी के हमारे पास मेन पास्टुलेट जो से हैं, उसके अंदर फर्स्ट पास्टुलेट है जब कोलिजन होगी तो मालिक्यूल, जब ये दो आपस में इन्होंने कोलाइड करना है ए और बी सी मालिक्यूल ने, जब ये दोनों आपस में टकराने लगते हैं तो दोनों मालिक्यूल तेज़ी से आपस में पास आएंगे और बाद में इनकी स्पीड स्लो हो जाती है. यानी कि पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है जिसकी वजह से तेज़ी से मूव करते आते हैं. जैसे ही ये टकराने लगते हैं तो इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाती है क्योंकि दोनों मालिक्यूल के गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होता है जिसकी रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी लो हो जाती है. एनर्जी लो होने की वजह से जब इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी. केमिस्ट्री के अंदर जो भी बॉन्ड की एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. यानी कि हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी ऑलरेडी पढ़ा होगा जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो कोई ना कोई तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी. तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है. और जब भी कोलिजन होने लगती है तो द इंटरपेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अकर, यानी कि दोनों मालिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में मिलेंगे विच अलाउज द रीअरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह अरेंज करेंगे कि ए का बॉन्ड बन जाएगा बी के साथ और बी से सी सेपरेट हो जाएगा. और तीसरा इसका होता है फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स. यानी कि जब ये दोनों आपस में टकराएं तो एक एक्टिवेशन स्टेट पे चले जाए. एक्टिवेशन स्टेट क्या होगी, ए बी के साथ आके फॉर्मली बॉन्ड की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा और बी और सी का बॉन्ड ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा. यानी कि इसका बॉन्ड वीकन होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका बॉन्ड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. यानी कि जैसा कि इसमें देखा जा सकता है ये एक्टिवेशन के मुख्तलिफ प्रोसेस दिखाए गए हैं. पहले में ए के साथ उसने पार्शली बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी है और बी और सी का बॉन्ड वीकन हो गया है. फिर दोनों की एक एक्टिवेटेड स्टेट आई है जहाँ पर दोनों बॉन्ड की एनर्जी सेम हो चुकी हुई है. और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, बी और सी का बॉन्ड आपस में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ए और बी के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. यानी कि ये अपने प्रोडक्ट में चले गए और सी सेपरेट हो गया. अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो डायग्राम के अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये हमारे पास है रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट आके कोलाइड कर रहा है बी और सी के साथ. जैसे ही ये इसके साथ कोलाइड करता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन होती है तो इनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी. उसकी रिपल्शन की वजह से मूवमेंट स्लो हुई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़. जैसे ही काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़. यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और ये इनकी आ जाएगी एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ए बी सी जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो रहा है. और जैसे ही ये इससे आगे मूव करेगा तो डिकम्पोज होगा तो वो अपने प्रोडक्ट में चला जाएगा. और ये जो रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स के दरमियान एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. ये वही एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी होती है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद किसी रिएक्टेंट के पास ना हो तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता. यानी कि रिएक्टेंट अगर इतनी एनर्जी, इनफ एनर्जी नहीं है तो वो यहीं से बैकवर्ड वापस आ जाएगा पर रिएक्शन नहीं होगा. तो इसीलिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, जब एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पर जाएगा और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स से वो
डिकम्पोज होकर चला जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। और अब इसी के अंदर हमारे पास दो कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, यानी इसी से हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यानी पहले तो रिएक्टेंट के पास इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पर चला जाए, और उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। वो अब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पर पहुंच गया और वहां से वो प्रोडक्ट पर चला गया। पर अब अगर देखा जाए तो डेल्टा ई क्या, चेंज इन एनर्जी, यानी कि ये प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी, इनके दरमियान जो एनर्जी है उसको बोलते हैं डेल्टा ई एनर्जी। यानी रिएक्टेंट को डेल्टा ई एनर्जी चाहिए किस में जाने के लिए, प्रोडक्ट में जाने के लिए। अगर उसे इतनी एनर्जी हम देंगे तब वो अपने प्रोडक्ट में चला जाएगा, और इसी प्रोडक्ट यानी कि जिस रिएक्शन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर यही इसके रिवर्स हो, यानी कि रिएक्टेंट की एनर्जी हाई हो और प्रोडक्ट की एनर्जी लो हो, तो रिएक्टेंट की जब एनर्जी हाई थी, प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाएगा तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो हमारे पास रिएक्शन कौन सा होगा, वो रिएक्शन हमारे पास कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर देखा जा सकता है, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी लो है, तो इसके अंदर जो डेल्टा ई स्मॉल चेंज इन एनर्जी आ रहा है, तो ये एनर्जी वो एनर्जी है जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, प्रोडक्ट की कम थी, तो इस वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज़ हो जिस रिएक्शन के अंदर हो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और कैटालिसिस को, कि जब हम किसी रिएक्शन के अंदर एक कैटालिस्ट जो यूज़ करते हैं तो उस रिएक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। आया कि उस रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, कि उस रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, और अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो क्यों ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट लिया गया, ये एक नॉर्मल पाथवे दिखाया गया, पाथ ए जो ऊपर की तरफ से मूव कर रहा है, ये रिएक्टेंट है। यहाँ पे EA लिखा गया है, यानी कि रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड AC, यानी कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है। रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ताकि वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स में चला जाए, और वहाँ से वो कहाँ पे चला जाए, प्रोडक्ट के अंदर, जो कि एक नॉर्मली तौर पे ऊपर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाया जा रहा है। अब इसी रिएक्शन के अंदर हम क्या यूज़ कर देते हैं, एक कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट क्या करता है, कैटालिस्ट उसको एक नया पाथवे प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो उसको एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जो चाहिए थी उसको एक नया पाथवे देगा EC, यानी कि EC कौन सी हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी जिसके अंदर हम कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से एक नया पाथवे प्रोवाइड करेगा जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट उसके लिए कम होगी तो उसे कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जब रिएक्टेंट को कम एनर्जी मिलेगी तो रिएक्शन तेज़ी के साथ मूव करेगा। वही रिएक्टेंट जिनको पहले ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, यानी कि ये न्यू पाथ पहले वाला पाथ अडॉप्ट करके जाना पड़ता था तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। अब हम जब ने कैटालिस्ट डाला तो कैटालिस्ट ने इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया तो एक नया पाथवे आ गया जिसकी एनर्जी कम है। तो अब इसको कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता था, कैटालिस्ट फंक्शन क्या करता है, बाय प्रोवाइडिंग एन अदर पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा जिसकी वजह से रिएक्शन तेज़ी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और क्या, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती हैं, इफेक्टिव कोलिजन वो होती हैं जिसके अंदर एक तो ओरिएंटेशन बिल्कुल ठीक हो, यानी कि अगर A से B में टकराना है तो उनकी ओरिएंटेशन, यानी कि जिस सिमत से वो आकर टकराने लगे हैं वो एग्जैक्ट हो। और दूसरा क्या होना चाहिए, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए इफेक्टिव कोलिजन के लिए। जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी और ओरिएंटेशन ठीक होगी वो रिएक्शन कर जाएंगे, जिनके पास ये चीज़ की कमी होगी वो इफेक्टिव नहीं, इनइफेक्टिव कोलिजन होगी। और तीसरा, कैटालिस्ट का मेजर काम क्या है, कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लो कर देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है।